हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे जो कि कैनोनिकल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक देखेंगे कि ये कैनोनिकल डिकम्पोजिशन निकल के कहाँ से आई है। ठीक है, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट्स भी देखेंगे, पेपर में कैसे लिख के आना है, आपकी बुक पे लिखा हुआ है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो कापी पेंसिल निकाल लें और नोट्स बनाना स्टार्ट करें। कैनोनिकल डिकम्पोजिशन निकल के कहाँ से आई है, तो आपको मैं सबसे पहले बताऊं कि हमारे पास आया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का दूसरा नाम हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन या यूनिक फैक्टराइजेशन था। तो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला नाम लिखता हूँ क्योंकि हम इसको यूज़ भी करेंगे। फैक्टराइजेशन, इसके ऊपर मेरा लेक्चर मौजूद है, वो भी आपको सेंड किया हुआ है, आपको वो वीडियो मिल गई होगी। प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम भी इसको कहते हैं और यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है और वो ग्रेटर देन 1 है, तो इस इंटीजर को ये इंटीजर या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा। ठीक है ना, 1 से बड़ा कोई भी इंटीजर होता है वो या तो प्राइम होता है या तो कंपोजिट होता है। अगर तो वो प्राइम है तो ठीक है, लेकिन अगर वो कंपोजिट है तो हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। अब ये जो हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखी, ये हमारे पास यूनिक आएंगी और इसमें ऑर्डर माने नहीं देता, ऑर्डर कोई भी हो सकता है। सही है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें कहता था कि अगर कोई भी एक इंटीजर है जो कि 1 से बड़ा है, वो या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट। तो अगर वो प्राइम है तो ठीक है, अगर वो कंपोजिट है तो हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी आपको दी थी कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ किया है कि n की वैल्यू यानी कि इंटीजर हमने 330 ले लिया। अब ये इंटीजर 1 से बड़ा है तो या तो ये प्राइम होगा या तो कंपोजिट। पहले हम एक और ले लेते हैं, n की वैल्यू ले लेते हैं 2। ठीक है, तो 2 हमारे पास एक प्राइम है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 330 की, तो 330 हमारे पास ग्रेटर देन 1 है और प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। अगर कंपोजिट है तो फिर हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में तो पहले हम प्राइम नंबर लिख लें। प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स का एक सेट होता है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और सो ऑन चलता गया 29। ठीक है, और सो ऑन चलता गया। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिनको 1 और अपना आप डिवाइड करता है। प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही डिवाइजर्स होते हैं, एक 1 और एक p। p क्या है? इटसेल्फ, यानी कि अपना आप। अब कोई भी इनमें से आप नंबर उठा लें, उसको सिर्फ 1 डिवाइड करेगा और अपना आप डिवाइड करेगा। तो कोई भी ग्रेटर देन 1 इंटीजर है वो या तो प्राइम होगा, अगर प्राइम नहीं है यानी कि इनमें से अगर कोई भी नंबर नहीं है तो वो कंपोजिट होगा और कंपोजिट को हम इनकी प्रोडक्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो फर्ज किया मैंने सबसे पहले n2 ले लिया, 2 ग्रेटर देन 1 था तो वो एक प्राइम नंबर था। अब मैंने एक और नंबर लिया 330, अब ये नंबर कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, तो अब इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखूंगा। ठीक है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं क्योंकि ये सारे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को हम फैक्टर्स ऑफ प्राइम भी कहते हैं, फैक्टर्स भी कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्राइम नहीं फैक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 330 है मेरे पास, तो 330 को मैंने रखा यहाँ पे और सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इनमें से किस पे डिवाइड होता है। सबसे पहले मैं 2 को लेके चलूँगा, तो क्या ये 2 पे डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 165 330। ठीक है, इसके बाद ये 2 पे नहीं जाता
क्यों नहीं जाता? क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि कौन सा नंबर किस पे डिवाइड होता है। अब अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड करना है तो मैंने इन सभी डिजिट को प्लस करना है। इन सभी डिजिट को प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 1 + 6 + 5, तो 6 5 11 और 1 12, यानी कि 12 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर 3 पे जाएगा। 3 5 बार 15 और 1 16, 3 5 बार 15। ठीक है, अब 55 आ गया तो 55 के डिजिट को प्लस करें, 10 आ गया। 10 जो है पूरा पूरा 3 पे तकसीम नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, 2 से भी डिवाइड नहीं होता। 5 से करके देखते हैं, तो ये मैंने 5 से डिवाइड किया। ठीक है, अब ये 5 पे नहीं जाता, 7 पे भी तकसीम नहीं होता, 11 पे होगा। ठीक है, तो 11 1 11, तो मैंने 330 को लिख दिया। 330 को किस में लिख दिया? 2 × 3 × 5 × 11। तो ये मेरे पास जो आई ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। ठीक है ना, तो ये मेरे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि 1 से कोई भी बड़ा नंबर है वो या तो प्राइम होगा, अगर प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट होगा, और कंपोजिट को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक प्राइम निकाल के कोई और ऐड कर लें, नहीं, बल्कि 330 उसी वक्त हासिल होगा जब हम इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके अलावा इनका ऑर्डर मानी नहीं देता, यानी कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर भी 330 आएगा, ऑर्डर की कोई बात नहीं। सही है, अब देखें, अब यहाँ से कैनोनिकल डिकम्पोजिशन कहाँ पे आएगी? कैनोनिकल डिकम्पोजिशन है कहाँ पे आएगी? तो कैनोनिकल डिकम्पोजिशन का दूसरा नाम कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, और प्राइम पावर फैक्टर्स भी कहते हैं, फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। अब ये एग्जांपल मैं आपको रेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको मज़ीद चीज़ें बता सकूँ। तो मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने का, बताने का, चीज़ें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्लियर हो गया ना, इसका प्रूफ, और प्रूफ के अलावा क्या था, इसकी यूनिकनेस हमने प्रूफ कर ली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट कैनोनिकल डिकम्पोजिशन क्या है? कैनोनिकल डिकम्पोजिशन का दूसरा नाम क्या है? प्राइम पावर फैक्टराइजेशन। प्राइम पावर फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स के बारे में आपको पता है, इस तरह कोई चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो फैक्टर्स ही होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता दिया। प्राइम पावर फैक्टराइजेशन, जब हमने 330 को फैक्टराइज किया था तो हमारे पास आया था 2 × 3 × 5 × 11। ठीक है, अगर देखें कि मैं 1000 को फैक्टराइज करूं, अगर मैं 1000 को फैक्टराइज करूं तो मैं क्या करूंगा? 1000 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 500,000, और फिर मैंने फिर 2 पे जाता है 2 250 बार, और फिर 2 पे 2 1 2 225 आ गया, और अब ये 3 पे नहीं जाएगा, ये 5 पे जाएगा, 5 25 बार 125, 5 5 बार 25, और 5 1 बार 5। तो 1000 की हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या आई? 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई? ये मेरे पास आई प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, ये आ गई प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब ये जो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आई है 1000 की, इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दूं, ये क्या है मेरे पास? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, या इसको पावर वाली फॉर्म कह लें, पावर फॉर्म। ठीक है ना, तो ये चीज जो मेरे पास होती है, ये मेरे पास कैनोनिकल डिकम्पोजिशन है। ठीक है ना, ये मेरे पास कैनोनिकल डिकम्पोजिशन है। अब ये कैनोनिकल डिकम्पोजिशन कैसे है? अब एक और मैं आपको चीज बताता हूं कि अगर इसमें 1000 को इस तरह लिख देता, 5 क्यूब × 2 क्यूब। ठीक है ना, यानी ये चीज मैंने पहले लिख दी, ये मैंने बाद में लिख दी। अब ये कैनोनिकल डिकम्पोजिशन नहीं है। अब ये कैनोनिकल डिकम्पोजिशन नहीं है,
कैनोनिकल डिकम्पोजिशन में कहते हैं कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है उनकी जितनी भी पावर आती है वो पावर की फॉर्म में लिख दें, ठीक है, और इनकी प्राइम नंबर्स की तरतीब होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स की तरतीब होनी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, ये वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि तरतीब के साथ लिखा हो। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि पहले 5 फिर 2, नहीं, पहले 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13, इस तरह हमने लिखना है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि 2 उसके बाद 5। तो ऐसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को या ऐसी पावर फॉर्म को हम क्या कहते हैं, प्राइम पावर फैक्टराइजेशन, और इसी का नाम कैनोनिकल डिकम्पोजिशन है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल छोटी सी देखते हैं, तो वो एग्जांपल हम यहाँ पे अगर नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। फर्ज किया अब मैं 120 को लेके चला, कितने को, 120 को। अब 120 को मैं लेके चलूंगा, इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा 120 की, तो सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, ठीक है ना। अब देखें, हमें पता है सबसे पहले 2 पे जाएगा, इस तरह उस तरह सारी चीज़ों को छोड़ें, हमें पता है ना 5 पे भी जाता है, हम पहले 5 पे लेके चलते हैं इसको, ठीक है ना। तो 2 को छोड़ दें, अभी 5 पे लेके चलते हैं। तो 5 2 बार 10, 11 12, 5 4 बार 20, ठीक है। अब देखें 5 पे नहीं जाता, 8 पे जाता है, ठीक है ना। 8 3 बार 24 और 3 1 बार 3। अब 120 को हमने क्या लिख लिया, 120 को हम लिखेंगे 5 ज़रबे 8 ज़रबे 3 लिख लिया। अब ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8 हमारे पास क्या आ गया था, 8 हमारे पास एक कंपोजिट नंबर आ गया था, तो हम दोबारा 8 को अंदर रखेंगे। तो 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो 8 की जगह हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 8 की जगह आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आ गई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कंप्लीट हो गया। अब देखें, अगर इसको ही मैं, ये तीनों सेम है ना, तो इसको ही मैं पावर फॉर्म में लिखूं तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, पावर फॉर्म आ गई, ठीक है, पावर फॉर्म आई। लेकिन इसको मैं कैनोनिकल डिकम्पोजिशन उस वक्त कहूंगा जब सबसे छोटा प्राइम नंबर उसकी पावर मल्टीप्लाई बाय उससे बड़ा प्राइम नंबर मल्टीप्लाई बाय उससे बड़ा प्राइम नंबर, इस तरह लिखूं। तो ये मेरे पास एंड वाली नीचे वाली क्या है, कैनोनिकल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। यानी कि अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में जो पावर्स आती हैं वो पावर्स में लिख दिया, और उसके बाद एक प्राइम नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए ये वाला, तो ये मेरे पास कैनोनिकल डिकम्पोजिशन बन जाएगी, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, तो वो नज़र नहीं था आ रहा, 1 मिनट, ये देखें। अब ये देखें, ये ऊपर वाली जो चीज़ है ना, ये अकेली हमारे पास पावर फॉर्म है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, कैनोनिकल डिकम्पोजिशन नहीं है। जब इन प्राइम नंबर्स को तरतीब से लिख दिया, एक ऑर्डर से लिख दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, तो ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है और ये मेरे पास कैनोनिकल डिकम्पोजिशन भी है, ठीक है। तो कैनोनिकल डिकम्पोजिशन इसको नोट कर लें, अगर कोई एग्जांपल्स वगैरह नोट करनी है। ये कैनोनिकल डिकम्पोजिशन नहीं है, ये है, क्योंकि इसमें ऑर्डर है 2 के बाद 5, लेकिन इसमें ऑर्डर नहीं है, 5 के बाद है 2, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, इस सभी को नोट करें, फिर उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ। चलिए जी डेफिनेशन लिखते हैं कि एनी या एवरी इंटीजर एन जिसको हमने कह दिया वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड या कैन बी रिटन यूनिकली, उसको यूनिकली हम लिख सकते हैं, कैन बी रिटन यूनिकली इन द कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म। और वो कैनोनिकल फॉर्म कौन सी होगी, n इज इक्वल टू, और वो कैनोनिकल फॉर्म कौन सी होगी, n इज इक्वल टू पहला प्राइम नंबर उसकी कोई ना कोई पावर होगी, दूसरा प्राइम नंबर उसकी कोई ना कोई पावर होगी, तीसरा प्राइम नंबर उसकी कोई ना कोई पावर होगी, एंड सो ऑन चलते गए कहाँ तक, r तक हम गए और इसकी पावर r। तो मैक्सिमम बुक्स वगैरह में यहाँ पे k का यूज़ किया गया है, लेकिन आप लोगों की बुक में r का यूज़ किया गया है, तो इसलिए मैंने r को यूज़ किया, ठीक है ना। अब देखें,
अब ये जो मेरे पास पावर है ना, ये पावर जो है, ठीक है ना, ये जो पावर्स वाले हैं, ये मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। अब देखें, इसके अलावा जो मेरे पास प्राइम्स है ना, ये तो मेरे पास प्राइम्स है, ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि एक दूसरे से अलग होने चाहिए। मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1, ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा करके मैं इस तरह लिखूंगा, ठीक है, यानी कि ये दो प्राइम्स जो हैं वो एक जैसे नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ये सोन कहाँ तक, पी आर तक गए थे, ठीक है ना, ये हमारे पास डिस्टिंक्ट प्राइम होने चाहिए। और इनका मेरे पास जो ऑर्डर है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो। पहली बात ये थी, दूसरी बात ये, और तीसरी बात ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, यानी कि P1 जो है वो सबसे छोटा हो, उससे बड़ा P2, P1 सबसे छोटा है, उससे बड़ा P2, उससे बड़ा P3, और सोन करते गए सबसे बड़ा क्या आएगा, PR आएगा, ठीक है ना, ये मेरे पास ऑर्डर हो। तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि वेयर ईच। अब देखें, अब ये इतनी बड़ी चीज़ हम अपनी स्टेटमेंट में लिखेंगे तो स्टेटमेंट तो इतनी बड़ी हो जाएगी। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट हम अपने थ्योरम में लिखने के बजाय हम इसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं AI, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे वेयर AI जो है वो बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, एंड PI हमारे पास क्या है, PI हमारे पास होंगे डिस्टिंक्ट प्राइम्स, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट प्राइम्स होंगे, एंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। और इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास कौन सा होगा वो आपको बता दिया है कि P1 सबसे छोटा, उससे बड़ा P2, उससे बड़ा P3, और सो ऑन सबसे बड़ा PR, ठीक है। अब ये कैनोनिकल डिकम्पोजिशन की स्टेटमेंट हमने लिख दी। यहाँ पे आई क्या है, तो आई मैं आपको बता देता हूँ। आई क्या है, मेरे पास 1 2 3 सोन कहाँ तक जाएगा, R तक जाएगा। जब आई की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये चीज़ बन जाएगी, ये PI है ना, आई की वैल्यू 1 रखी, ये बन गया 2 रखी, ये वाला बन गया 3 रखी, ये बन गया R रखी, ये बन गया। इसी तरह आई की वैल्यू 1 रखी, ये बन जाएगा 2 रखी, ये बन जाएगा। यानी कि ये सारा जो चीज़ है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने इसको इस चीज़ में पढ़ो दिया, ठीक है ना, यानी कि एक इन जनरल फार्मूला बना दिया आई की वैल्यू पे, ठीक है ना। अब ये मेरे पास कैनोनिकल डिकम्पोजिशन की हमारे पास स्टेटमेंट है। अब कैनोनिकल डिकम्पोजिशन आई कहाँ से है, हम इसको देखते हैं। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है, इसकी आगे एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है ना, इसकी आगे एप्लीकेशंस भी हैं। वो जिस तरह आपको बताया था ना कि 12th क्लास में भी पढ़ के आए, तो BS के पहले सेमेस्टर्स में भी आप पढ़ के आए कि हमारे पास एक सैंडविच थ्योरम होता था, ठीक है ना, सैंडविच थ्योरम, तो जिसका दूसरा नाम स्क्वीज थ्योरम था। वो सैंडविच थ्योरम की एक एप्लीकेशन भी थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x किसके इक्वल होगा, 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह यानी कि उसका यूज वहां पे था। इसी तरह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या है, कैनोनिकल फॉर्म है, कैनोनिकल फॉर्म कह लें या रिप्रेजेंटेशन कह लें, ठीक है। इसके अलावा इसकी अरिथमेटिक ऑपरेशंस में है एप्लीकेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में है। इसके अलावा अरिथमेटिक फंक्शन पे है, अरिथमेटिक फंक्शंस पे इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन पे था। अरिथमेटिक ऑपरेशन में हम प्रोडक्ट देखेंगे, LCM देखेंगे, GCD देखेंगे, और ये वाला जो है अभी इसको नहीं करना हमने क्योंकि आपकी बुक में इसके रिलेटेड अभी कोई चीज़ नहीं है। ये दो चीज़ें आपकी बुक में हैं, तो इस चीज़ को मैंने इसकी स्टेटमेंट लिख दी। अब ये सेकंड चीज़ हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपको बता दिया है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यहाँ यूज़ होता है, ठीक है ना, यानी कि इसकी ये एप्लीकेशंस है। अब कैनोनिकल डिकम्पोजिशन के बारे में बता दिया। अब हम देखते हैं कैनोनिकल डिकम्पोजिशन यूज़ क्यों होती है, कहाँ पे यूज़ की जाती है कैनोनिकल डिकम्पोजिशन को।
तो कैनोनिकल डिकम्पोजिशन को यूज़ कहाँ पे किया जाता है? यूज़ ये लिखी रहने देता हूँ, इसका यूज़ कहाँ पे है? यूज़, ठीक है। तो आपकी बुक की ही स्टेटमेंट होती है, वहाँ से ही हमने पढ़ना होता है। तो आपकी बुक की स्टेटमेंट्स को ही हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो बुक की स्टेटमेंट हम निकाल के लिखते हैं, बुक की स्टेटमेंट को हम निकाल के लिखते हैं। इमीडिएटली नंबर 1 पहली चीज ये वाली है, इमीडिएटली डिड्यूस्ड वेदर a prime p divides n, a prime p divides n। ये हमें बताती है, ये जो कैनोनिकल डिकम्पोजिशन हमें बताती है कि एक प्राइम जो है वो n को डिवाइड करता है या नहीं। फर्ज किया मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 28 एक नंबर ले लिया, n की वैल्यू ले ली मैंने 28। अब मैं 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 2 1 जार 2 9 जार तो 19 एक बार 19, ठीक है। यानी कि 28 को मैं क्या लिखूंगा, ये 19 कैसे आ गया, 2 एक बार 2 14 बार 28 और 2 7 बार 14 और 7 एक बार 7, तो 28 की मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 2 × 2 × 7, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 7। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ऑर्डर इंक्रीजिंग है, तो ये कैनोनिकल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। अब कैनोनिकल डिकम्पोजिशन को आप देखें, अगर मैं आपको कहूं कि 28 को 3 डिवाइड करता है कि नहीं, 3 प्राइम नंबर है ना, तो 3 प्राइम नंबर डिवाइड करता है कि नहीं, तो आप 28 को देखेंगे यहाँ पे 2 और 7 लिखा हुआ है, यानी कि 28 को सिर्फ 2 और 7 वाला प्राइम नंबर डिवाइड करता है, इसके अलावा कोई भी डिवाइड नहीं करता। तो हमने जल्दी जल्दी देखना हो कि एक प्राइम नंबर n को डिवाइड करता है कि नहीं, तो हम इसकी पहले कैनोनिकल डिकम्पोजिशन बनाएंगे, फिर हम देखेंगे वहाँ पे कौन कौन सा यूज़ हो रहा है। प्राइम नंबर 2 और 7 यूज़ हो रहा है, तो 2 और 7 इसको डिवाइड करते हैं, बाकी प्राइम नंबर इसको डिवाइड नहीं करते, ठीक है ना। ये पहला इसका यूज़ है कि इमीडिएटली हमें पता चल जाता है कि p जो है वो n को डिवाइड करता है कि नहीं, कौन कौन से p इसको डिवाइड करते हैं, कौन कौन से p n को डिवाइड नहीं करते। आपकी बुक की लाइन थी ये, डिवाइड्स n बिकॉज p डिवाइड्स आगे। हाँ, दूसरा हमारे पास आ जाता है कि अगर हमें किसी एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन पता चल जाए, किसी दो नंबर्स की, अगर उन्होंने कहा कि a और b इन दोनों की हमें कैनोनिकल डिकम्पोजिशन का पता चल गया है, कैनोनिकल डिकम्पोजिशन का हमें पता चल गया है, कंपोजिशन का हमें पता चल गया है, तो हम इनका जीसीडी भी फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा फायदा क्या है कि अगर हमें दो नंबर्स, यहाँ पे तो एक नंबर लिया था ना, दो नंबर्स, आपको पता है कि जीसीडी एलसीएम तो कम से कम दो नंबर्स का होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 4 5 10 20 30, ठीक है। अगर हमें दो नंबर्स हमें मिल गए हैं, उनकी एक कैनोनिकल डिकम्पोजिशन मिल गई है, तो हम उनका जीसीडी भी फाइंड कर सकते हैं और एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इस चीज़ को जानने से पहले आपकी बुक पे ये लाइन भी लिखी हुई है, ठीक है ना। बुक की लाइंस को पढ़ा करें तो आपकी बुक पे ये भी लाइन लिखी गई है कि हम दो नंबर्स की कैनोनिकल डिकम्पोजिशन से उसका जीसीडी और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। और ये चीज़ कैसे फाइंड करेंगे, इससे पहले हम एक थ्योरम को जानते हैं, ये आपकी बुक में लिखा हो गया। तो इससे पहले हम एक थ्योरम को जानते हैं, वो आपको मैं थ्योरम करवाऊंगा, उसके बाद हम इसको फाइंड करना भी सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ जीसीडी, उसके बाद आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ एलसीएम, और इसकी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो मज़े का काम है, तो वीडियो देख लेते हैं कितनी हुई, नहीं तो हम पार्ट 2 कर लेंगे। 24 मिनट की हो गई हैं, तो बस इसका यूज़ वगैरह ही ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट थ्योरम कर लेंगे, पार्ट 2 पे कर लेते हैं बाकी वीडियो। बस सही है इतना ही। हाँ, कैनोनिकल डिकम्पोजिशन को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है, इसको प्राइम पावर फैक्टराइजेशन भी कहा जाता है, कैनोनिकल डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है, कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, कैनोनिकल फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसी तरह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहा जाता है और यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम भी कहा जाता है। तो बस यही चीज़ें थी, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थोड़ा सा जाना, फिर वहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखी, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म उस वक्त कैनोनिकल डिकम्पोजिशन कहलाएगी अगर उनका ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, ठीक है ना।
और ये आपको मैंने बता दिया कि एक नंबर को हम, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी गई है, ऑर्डर जो है वो इंक्रीजिंग है, पावर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये हमारे पास डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट प्राइम्स हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, कैनोनिकल डिकम्पोजिशन, और ये हमारे पास यूनिक होगी। ठीक है ना, इसमें ऑर्डर मानी करता है, इसमें ऑर्डर डिपेंड करता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। बाकी चीज़ें हम कल पे छोड़ देते हैं। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके बारे में, ये चीज़ के बारे में। अगर फ़र्ज़ किया है कि मैंने 120 और 100 का जीसीडी फाइंड करना है, ठीक है ना, तो 100 को पहले हम 100 को, नज़र आ रहा है ना, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 100 की पहले मैं बनाऊंगा कैनोनिकल डिकम्पोजिशन। तो ये 2 5 बार 10 और फिर 2 25 बार और 5 5 बार 25 और 5 1 बार 5। इसी तरह मैं 120 की बनाऊंगा, तो 2 6 बार 12, 2 30 बार, 2 15 बार, 3 5 बार, 5 1 बार। तो ये मेरे पास 120 की बनेगी 1 2 3 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। इसकी अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये मेरे पास आएगी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि कैनोनिकल डिकम्पोजिशन में हमने जितने यहाँ प्राइम्स यूज़ हुए हैं उतने ही यहाँ पे प्राइम यूज़ करने हैं। तो यहाँ नीचे वाली में 3 नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको लिखूँगा 3 की पावर 0। ठीक है, ये 1 होता है, और ये 5 की पावर 2। देखिए 5 5 बार 25 ज़रबे 1 और ज़रबे 4, 25 ज़रबे 1 ज़रबे 4 दोबारा 100 ही आएगा। ठीक है ना, ये 3 की पावर 0 इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 को हमने 3 की पावर 0 लिख दिया, यहाँ पे भी यहाँ पे। अब अगर हमने इनका जीसीडी फाइंड करना है, क्या करना है, जीसीडी फाइंड करना है 120 और 100 का। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 है ना, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 5 लिख दिया। 2 3 और 5 यूज़ हो रहे हैं, ये चीज़ें लिख दी। अब 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, तो इनमें से जो लेस पावर होगी वो यहाँ पे आएगी। तो 3 बड़ा है या 2 छोटा है ना, यानी कि 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो 2 यहाँ पे आएगा। अब पावर 1 बड़ी है या पावर 0 बड़ी है, 1 बड़ी है, हमने छोटी लिखनी है तो हम 0 वाली लिखेंगे। अब 1 और 2 में से छोटी कौन सी है, 1 है, तो हम छोटी लिखेंगे। तो ये मेरे पास आएगा 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 5, तो 5 4 बार 20 हमारे पास जीसीडी आ गया। अगर हमने इसका एलसीएम फाइंड करना होता किसका, 120 और 100 का, तो क्या आता, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखेंगे। ठीक है, अब हमने मैक्सिमम पावर देखनी है, ये 3 पावर है, ये 2, तो बड़ी पावर 3 है, यहाँ पे 3 आएगी। ये 0 पावर है, ये 1, बड़ी 1 है तो 1 आएगी। ये 1 पावर है, ये 2, तो बड़ी 2 है तो 2 आएगी। तो 2 की पावर 3 8 ज़रबे 3 की पावर 1 3 जमा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो अब 25 ज़रबे 8, तो 25 25 200 ज़रबे 3, तो जवाब आ जाएगा 600। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि हमारा ये जो जीसीडी और एलसीएम ठीक आया भी है कि नहीं। तो आप इस पे देसी तरीका लगा सकते हैं जो हम पहले पढ़ के आए, यानी कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यानी कि 120 और 100 का जीसीडी फाइंड करना है, तो 120 को अंदर रखा, 100 पे तकसीम किया, 100 एक बार, 100 बाकी बचा 20, रिमाइंडर 0 नहीं है। अब 100 को अंदर रखा, तो 20 5 बार 100, बाकी बचा 0, रिमाइंडर 0 आ गया। जब 20 से डिवाइड किया था, यानी कि बी हमारे पास जीसीडी है, ये ट्रू हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा जीसीडी ठीक आया। अब एलसीएम देखते हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड करना है। तो एलसीएम का आप लोग फार्मूला पढ़ के आए थे कि एलसीएम ए और बी का किसके इक्वल होता है, ए बी की प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ए और बी का जीसीडी। ठीक है, तो अगर हमने 100 और 120 का एलसीएम फाइंड करना है, तो ए और बी यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 120 और डिवाइडेड बाय इनका जीसीडी हमारे पास 20 आया है। ठीक है, तो ये 0 0 के साथ कैंसिल आउट हुआ, 2 6 बार 12 और 6 को 100 से ज़रब दी 600 आ गया, और यही हमारा एलसीएम आया था। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कैनोनिकल डिकम्पोजिशन को यूज़ करते हुए जीसीडी और एलसीएम फाइंड करना। तो इस सारी डिटेल को हम और इसका प्रूफ जो वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो लेंथी हो गई है, तो मैं भी ज़रा पानी पी लूँ। तो ये वाली चीज़ नोट कर लीजिएगा कैसे हम इसको किया। तो अगर समझ नहीं लगी तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम थोड़े में ये चीज़ें बताने की कोशिश की है। हमने लिख लेना प्राइम फैक्टर से, प्राइम प्रोडक्ट लिख लेनी है। अगर वही प्राइम्स यहाँ पे आने चाहिए, अगर नहीं आया तो हम उसको उसकी पावर 0 में लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी हर एक नंबर की पावर 0 1 होती है, हर एक इंटीजर की पावर 1 होती है। तो फिर हमने जीसीडी के लिए भी 2 3 5 और इनकी जो लेस पावर होगी वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई किया जीसीडी आ गया, और मैक्सिमम पावर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा।
ये जीसीडी, ये एलसीएम। और दूसरे तरीके से भी हमने देखा कि हमारा यही जीसीडी और एलसीएम आता है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। बस यहाँ पे हम आई की वैल्यू लिख देते हैं कि आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 2, ये लिखी हुई है, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।